Welcome to Daily Current Affair. Today is 13th of March 2023. The question is Indonesia moves capital from Jakarta to that is a Nusantara बोर्नियो। तो बोर्नियो आइलैंड है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। वहाँ पे एक जगह है उसका नाम है न्यूसंतारा। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल जो है शिफ्ट कर दी है। कहाँ से? जकार्ता से। सो जकार्ता से इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट की? इंडोनेशिया ने न्यूसंतारा, जो कि बोर्नियो आइलैंड के ऊपर है। तो आंसर ए है इसका, न्यूसंतारा बोर्नियो। ठीक है, द न्यू कैपिटल ऑफ किसकी है? इंडोनेशिया की। उसका नाम है न्यूसंतारा, पहले थी जकार्ता। ठीक है, इज लोकेटेड इन द ईस्ट कलिमंटन प्रोविंस ऑफ बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड के ऊपर है ये, इंडोनेशिया में। ठीक है, अब बात ये आती है कि इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो जकार्ता से शिफ्ट क्यों की? ठीक है, जकार्ता एक आइलैंड है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है? क्लाइमेट एक्शन की वजह से, गर्मी बढ़ने की वजह से, ठीक है, बहुत सारे क्या हो रहे हैं? ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से क्या हो रहा है? जो समुद्र का पानी है ना, उसका लेवल ऊपर ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? जो ये जकार्ता का आइलैंड है, ठीक है, जो इनकी कैपिटल है, वो पानी के अंदर डूब रही है। धीरे धीरे से वो क्या हो रही है? डूब रही है। क्यों डूब रही है? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से डूब रही है। तो तभी इंडोनेशिया ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल को यहाँ से उठा के नुसंतारा जो बोर्नियो आइलैंड है वहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और ये जो सिटी बनेगी नुसंतारा की, ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी होगी। इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जीरो कार्बन एमिशन होगा अप टू 2045। तो 2045 तक का इन्होंने टारगेट रखा है कि तब तक हमने क्या करना है, यहाँ पे जीरो कार्बन, मतलब कि कार्बन जो एमिशन है वो बिल्कुल जीरो करना है यहाँ पे। ठीक है, वाई इंडोनेशिया इज़ मूविंग इस कैपिटल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जकार्ता में क्या हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, 10 मिलियन के आसपास जो है इनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी आता है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, या फिर वर्ल्ड में जो बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी में आ जाती है जकार्ता। जिसकी वजह से क्या होगा, ये 2050 तक जो जकार्ता है ना, वो इसका 1/3 पार्ट जो है वो समुद्र के अंदर जो है वो डूब जाएगा। जिसकी वजह से ये अपनी कैपिटल जो है वो चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इसकी कैपिटल है न्यूसंतारा, आपको पता है, अभी जकार्ता है। ठीक है, इन्होंने शिफ्ट कर दिया न्यूसंतारा। करेंसी है रुपया। ठीक है, प्रेसिडेंट इनके जोको विडोडो हैं। डैश डैश एंड टिहरी, the two districts in Uttarakhand are facing the highest risk of landslide, that is C रुद्रप्रयाग। सो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट है, ये दो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड जो है वो हो रहे हैं। ये जो डाटा है ये किसने कलेक्ट किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इसरो ने ये सारा का सारा डाटा कलेक्ट किया है। इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने इस तरह का ये मैप बनाया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, बहुत साल मतलब कि पिछले 20 सालों में जहाँ पे भी आपके लैंडस्लाइड के जो केसेस हैं वो आए हैं, उन्होंने क्या किया है, स्टडी किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, टिहरी गढ़वाल वाला एरिया, ठीक है, जो ये वाले एरिया हैं, ठीक है, नैनीताल वाले एरिया, ठीक है, जो ये वाले एरिया है, रेड वाले जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहे हैं? ठीक है, रुद्रप्रयाग और टिहरी में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और ये इनको इन्होंने डिसाइड कर लिया है, इनको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये हाईएस्ट रिस्क पे हैं लैंडस्लाइड के। ठीक है, तो आपने दो याद रखनी है, रुद्रप्रयाग एंड टिहरी। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो ये रुद्रप्रयाग है ना, ये कैसे बना। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गंगा की फॉर्मेशन, जो गंगा रिवर है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आती है, ऊपर से आती है विष्णु गंगा, ठीक है, बद्रीनाथ से, और एक आगे से आती है धौली गंगा, जो आपस में मिलती है उसको बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो विष्णु गंगा और धौली गंगा की जो विड्थ है और पानी की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है, जिसकी वजह से जो आगे इनकी जो स्ट्रीम बनेगी ना, उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, अब अलकनंदा आगे जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं ना अलकनंदा, तो यहाँ पे नंदाकिनी रिवर जो है इसके साथ मिल जाती है। इसको बोलते हैं हम नंद प्रयाग।
ठीक है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ये मिलती है अलकनंदा और नंदाकिनी, उसको बोलते हैं हम नंदप्रयाग, ठीक है। और आगे जो रिवर जाती है वो जाती है अलकनंदा। अलकनंदा ही क्यों जाती है, आप जो अलकनंदा है ना उसमें पानी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है नंदाकिनी से, तभी जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसी का नाम आगे चलता है, ठीक है। अगर इन दोनों की कैपेसिटी सेम होती तो इसका नाम भी आगे क्या हो जाना था, चेंज हो जाना था। अब अलकनंदा की कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसका नाम भी अलकनंदा ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, करण प्रयाग है। करण प्रयाग पे कौन कौन सी रिवर मिलती है, अलकनंदा एंड पिंडर जो गंगा है वो यहाँ पे मिलती है करण प्रयाग में। फिर आगे जाके आपको पता है कि ऊपर केदारनाथ से हमारी कौन सी आती है, मंदाकिनी रिवर आती है, और नीचे कौन सी आती है, अलकनंदा। ये दोनों आपस में मिलती है रुद्रप्रयाग में, और यही है डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग जो कि हाईएस्ट रिस्क है लैंडस्लाइड में। अब गंगोत्री से आपको पता है हम ये सब बोलते हैं कि जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री से निकलती है, वो ऐसा नहीं है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी रिवर, ठीक है। और यहाँ पे आगे हमारे कौन सी, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में मिल जाती है देवप्रयाग में तो वो आगे मिलके क्या बनाती है, गंगा रिवर बनाती है। अब इसका नाम चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे भागीरथी है, यहाँ पे अलकनंदा है। इन दोनों की जो विड्थ है, पानी की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम है दोनों की, तभी इसका नाम जो है वो चेंज होके क्या बना, गंगा बना। तो गंगा रिवर कहाँ पे बनती है, देवप्रयाग में बनती है। Which country has opened military services to women for first time in 25 years? That is Colombia. So Colombia कहाँ की कंट्री है, कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, ठीक है। साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ की ये कंट्री है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पहली बार 25 सालों में पहली बार इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो वीमेंस हैं वो भी आर्मी में आएंगी, वो भी अपनी आर्मी में सेवाएं देंगी, ठीक है। कोलंबिया में एक रूल है कि जितने भी हमारे पास मैन है जो मेल हैं वो 18 से लेकर 24 तक की जो उम्र वाले जो मेल है उनको कंपलसरी होता है मिलिट्री सर्विसेज में जाना। तो उनके साथ साथ अब फीमेल्स को भी रिक्रूट करना इन्होंने स्टार्ट किया है। तो आपने याद रखना है, इसका आंसर है कोलंबिया। सो कोलंबिया की राजधानी कहाँ पे है, बोगोटा। रीजन कौन सा आता है, ये साउथ अमेरिका का। प्रेसिडेंट कौन है, गुस्टावो पेट्रो इसके प्रेसिडेंट है। दिव्य कला मेला टू बी हेल्ड एट दैट इज़ ए भोपाल। सो भोपाल में क्या हो रहा है, दिव्य कला मेला हो रहा है, ठीक है। दिव्य कला मेला आपको नाम से पता चल रहा होगा, जो दिव्यांग लोग हैं ना, जो दिव्यांग लोग हैं और जो एंटरप्रेन्योर भी हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसे इस तरह से हैंडीकैप लोगों को हम दिव्यांग लोग बोलते हैं। जो इस तरह के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो जब अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर देते हैं, अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, अपना प्रोडक्ट स्टार्ट कर देते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस मेले में वो आएंगे, अपने प्रोडक्ट को शो करेंगे और लोगों को दिखाएंगे ताकि उनकी सेल हो, उनकी इकोनॉमी बढ़े, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश में ये दिव्य कला मेला हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, वो इसको क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। दिव्य कला मेला 12 से 21 मार्च तक ये चलेगा। भोपाल हाट, भोपाल मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये एक तरह का यूनिक इवेंट है जिसमें जितने भी दिव्यांग एंटरप्रेन्योर हैं या आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो अपने अपने प्रोडक्ट लाएंगे और उनको बेचेंगे और उनको शो करेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट इस तरह के बनाए हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारे स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, दिव्यांग एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट आ रहे हैं, लाइक जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न की जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपने अपने हैंडी क्राफ्ट लेके आएंगे, हैंडलूम लेके आएंगे, एम्ब्रॉयडरी लेके आएंगे, पैकेज्ड फूड लेके आएंगे, ताकि लोगों को दिखा सके कि हमने इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं और हम इनको बेचेंगे भी, ताकि इनकी इकॉनमी क्या हो जाए, बढ़ सके, ठीक है। पूरे के पूरे इंडिया से 150 दिव्यांग आर्टिस्ट आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं अराउंड 21 स्टेट्स और यूटी से, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, होम डेकोर के प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल के, क्लोथिंग के, स्टेशनरी के, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, पैकेज्ड फूड है, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, टॉयज़, गिफ्ट, पर्सनल एसेसरीज, ज्वेलरीज, क्लच बैग्स एट्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी एज ए प्रोडक्ट के तौर पे, जो कि किसने बनाया होगा, दिव्यांग लोगों ने जिनको बनाया होगा, ताकि लोग इनको देख सकें, उनकी प्रदर्शनी होगी, मेला होगा, ताकि लोग उनको देख सकें और उनको वहाँ से क्या कर सकें, खरीद सकें। न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बैगर फ्री सिटी
लॉन्च्ड इन दैट इज सी नागपुर। सो नागपुर का जो महाराष्ट्र है वहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ है, एक तरह का न्यू इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ है, जिसका मतलब क्या है, बैगर फ्री सिटी। मतलब कि जितने भी हमारे पास बैगर्स हैं उस पर्टिकुलर सिटी में, नागपुर में, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, उनको रिमूव करना है। रिमूव ऐसा नहीं कि वहाँ से हटा देना है, रिमूव का मतलब ये है कि उनको जो बैगिंग है, जो भीख मांगना है, उससे उनको छुटकारा दिलाना है, उनको रोज़गार प्रोवाइड करना है, उनको क्या करना है, शेल्टर्स भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो स्कीम है वो किसने स्टार्ट की है, नागपुर महाराष्ट्र ने स्टार्ट की है। ठीक है, तो इन महाराष्ट्र न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बैगर फ्री सिटी इज़ लॉन्च्ड इन नागपुर। ठीक है, जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर है अमितेश कुमार, उन्होंने ये बोला है कि अंडर 144 जो CRPC का है हैज़ बीन इशूड अ नोटिस रिगार्ड दिस। ठीक है, तो ये कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो नागपुर की सिटी पुलिस है एंड जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, वो दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहे हैं नागपुर में, ताकि जितने भी बैगर्स हैं वो कम से कम वहाँ पे हो। ठीक है, उनके लिए अच्छे से शेल्टर बनाया जा सके और बैगिंग का जो उनका पेशा है उसको ख़त्म किया जा सके। सो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था महाराष्ट्र, 1 मई 1960 को। ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है। नेबरिंग स्टेट्स आपने याद रखना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड छत्तीसगढ़। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं यहाँ पे, लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19। लेजिस्लेटर के यहाँ पे बाई कैमरल है। ठीक है, असेंबली कितनी की है, 289 की, और काउंसिल में कितने हैं, 78 सीट्स हैं। और यहाँ की लिटरेसी है 82.91%। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 36 है। मेजर रिवर्स कौन कौन सी है, ताप्ती, भीमा, गोदावरी, कृष्णा, ये यहाँ की क्या है, मेन रिवर्स हैं। कैपिटल इसकी मुंबई है। पॉपुलेशन इसकी 11.23 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, आप सबको पता है। एंड गवर्नर कौन है, रमेश बायस, आपने इनका भी नाम याद रखना है। Who has been awarded as Norway's Sukharov Freedom Award, that is a Ukrainian right group ट्रूथ हाउंड्स। ठीक है, यूक्रेन में एक जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए एक ग्रुप बना है जिसका नाम है ट्रूथ हाउंड्स। उसको इस बार का नॉर्वे सुखारोव फ्रीडम अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, तो आंसर इसका ए है, यूक्रेनियन राइट ग्रुप ट्रूथ हाउंड्स। ठीक है, यूक्रेनियन राइट ग्रुप ट्रूथ हाउंड्स विच डॉक्यूमेंट्स वार क्राइम्स इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट किया था कि यूक्रेन में बहुत सारे वॉर के टाइम जो है क्राइम्स हुए थे। ठीक है, ऑन 9 मार्च को इनको नॉर्वे सुखारोव फ्रीडम प्राइज जो है वो दिया गया है। तो आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज़ है, दैट इज़ नॉर्वे सुखारोव फ्रीडम अवार्ड, जो किसको दिया गया है, यूक्रेनियन राइट ग्रुप ट्रूथ हाउंड्स, ये आपने नाम याद रखना है। ठीक है, अब सुखारोव फ्रीडम अवार्ड वॉज, सबसे पहले जो ये अवार्ड दिया गया था वो 1980 में दिया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, सोवियत एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सुखारोव। ठीक है, और उनको नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड भी जो है वो मिला था सुखारोव को, जिनका पूरा नाम था एंड्रू सुखारोव। उनके नाम पे ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था ना, तो इसी की तरह से पीस स्थापित करने के लिए जो भी संस्थाएं पीस स्थापित करती हैं, ठीक है, उनके लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो the prize has been awarded to the Norman Helsinki Committee Human Rights Organization Truth Haunts। ठीक है, ट्रूथ हाउंड्स को इस बार दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है वॉर क्राइम, जो वॉर के टाइम में बहुत सारे क्राइम हुए थे, कहाँ पे, यूक्रेन में, एंड पॉसिबल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी के लिए जितने भी क्राइम्स जो है वहाँ पे हुए थे यूक्रेन में, उनके बारे में उन्होंने पूरा का पूरा बताया था कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस वगैरह वहाँ पे हो रही थी। ठीक है, तो द अवार्ड इज़ रेगुलरली अवॉर्डेड टू ह्यूमन राइट डिफेंडर्स फ्रॉम द फॉर्मल सोवियत यूनियन। ठीक है, तो जो हमारे फॉर्मल सोवियत यूनियन है वहाँ से ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, जो नॉर्वे जो है वो इसको देते हैं। ठीक है, तो किनको देते हैं, जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, मतलब कि जो ह्यूमन राइट्स के जो वॉयलेशंस हैं उनको होने से बचाता है, जो भी ग्रुप इनको होने से बचाता है, उनको ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है।
हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, दैट इज़ डी रामचंद्र पौडेल। सो रामचंद्र पौडेल जो है वो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं नेपाल के। पहले कौन थे? पहले थी विद्या देवी भंडारी, ठीक है, विद्या देवी भंडारी थी। अब कौन है? रामचंद्र पौडेल जी यहाँ के क्या बने हैं? नेपाल के प्रेसिडेंट बने हैं। केपी शर्मा ओली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, और पुष्पा कमल दहल आजकल के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, ठीक है। अब इनको कैसे जो है इनको सेलेक्ट किया गया है, इलेक्ट किया गया है। इलेक्ट किया गया है तो इसका मतलब इलेक्शन भी हुआ होगा। इलेक्शन यहाँ की जनता के द्वारा नहीं हुआ है, ठीक है। जब जनता किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट इलेक्टोरेट, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन से यहाँ का प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है। जिस तरह से इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है ना, उसी तरह से नेपाल में भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू क्या हो जाता है? प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि जनता डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं करेगी, ठीक है। जनता क्या करेगी? जनता चूज़ करेगी एमपी और एमएलएज, ठीक है। एमपी और एमएलएज जनता चूज़ करेगी। ये एमपी और एमएलएज अपने वोटिंग देते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। प्रेसिडेंट के लिए 2-3 लोग आएंगे, वो तो जो एमपी और एमएलएज हैं, जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो वोटिंग करेंगे इन जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे 4 या 5, ठीक है, उनको वोटिंग करेंगे। जो उस वोटिंग में जीतेगा वो वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। तो इसी तरह से कौन बना है? रामचंद्र पौडेल जी जो हैं वो नेपाल के प्रेसिडेंट बने हैं। अब रामचंद्र पौडेल है कौन? ठीक है, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं नेपाल के, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं नेपाल के। अब ये प्रेसिडेंट भी हैं नेपाल के, ठीक है। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाली कांग्रेस के भी ये बने थे, ठीक है। अब नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द शाह डायनेस्टी ने इसको एस्टेब्लिश किया था, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है इन साउथ एशिया, आपको पता ही है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल है, ठीक है। कैपिटल इसकी काठमांडू है, ठीक है। करेंसी इसकी नेपालीज रुपी है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया? विद्या देवी भंडारी जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम ऑफ हैंड रिटन नोट्स इज a collection of essays on, that is सी लचित बोरफुकन, ठीक है। जो लचित बोरफुकन है, ठीक है, उनके ऊपर 42 लाख एसेज जो है वो लिखे हैं, ठीक है। ये क्या थे? ये बहुत ही ज़्यादा एक राजा थे, अहोम साम्राज्य के लीडर थे, बहुत ही ज़्यादा अहोम साम्राज्य के एक जनरल थे लचित बोरफुकन, ठीक है। उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी के साथ जो है लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है। उनके ऊपर, उनकी ब्रेवरी के ऊपर 42 लाख एसेज जो है वो आज तक लिखे जा चुके हैं, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जो है इस लिस्ट में आ गया है, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? लार्जेस्ट ऑनलाइन फ़ोटो एल्बम ऑफ हैंड रिटन नोट्स, मतलब कि हैंड रिटन नोट्स की ये बहुत ही बड़ी लार्जेस्ट ऑनलाइन फ़ोटो एल्बम है। किसकी है? लचित बोरफुकन की है, जो कि असम में, ठीक है। असम में जो अहोम साम्राज्य था ना, वो असम में था, थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश का भी पार्ट आ जाता है। तो इस एरिया में क्या था? नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे जनरल माने जाते थे। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने इसको रिसीव किया, इस सर्टिफिकेट को फ्रॉम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में, जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बुक होती है उसमें इनका नाम भी आ गया है, ठीक है। किसके लिए? कि उन्होंने 42 लाख ऐसे जो है इनकी ब्रेवरी के ऊपर जो है वो लिखे गए हैं, ठीक है। अबाउट लचित बोरफुकन के बारे में जानते हैं। ही वॉज 24 नवंबर 1622 को इनका जन्म हुआ था काराइडियो में, ठीक है, जो कि पहली कैपिटल थी अहोम साम्राज्य के राजाओं की, ठीक है। इन्होंने लीड किया था बैटल ऑफ सराय घाट को 1671 में, जो कि किस किस के बीच में हुई थी? अहोम साम्राज्य और मुस्लिम के बीच में हुई थी, और मुस्लिम को उन्होंने अपने अहोम साम्राज्य से भगा दिया था, ठीक है। तो इन्होंने बैटल ऑफ अलाबोई 5 अगस्त 1669 को भी लड़ी थी, ठीक है। और इनको ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया है इंडिया की जो नेवल पावर है उनको भी इन्होंने इंस्पायर किया है। इनलैंड जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको भी इन्होंने इंस्पायर किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया था अहोम साम्राज्य में, उनके लिए भी इनको क्या दिया जाता है? एक तरह का क्रेडिट दिया जाता है कि इनकी वजह से ही ये सारे काम जो है वो इंडिया में हुए हैं, ठीक है। ही डाइड ऑन अप्रैल 25,
72। इन्होंने जो है इनलैंड ट्रांसपोर्ट का काफ़ी यूज़ किया था, ठीक है, लड़ाई लड़ने में, ठीक है। इनलैंड ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो पानी है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, जितनी भी रिवर्स है उसके थ्रू उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी चलाया था, ठीक है। इंडियन नेवी की जो हमारी पावर है, इंडियन नेवल की जो पावर है, उनको इंस्पायर किया कि हम इस तरह से पानी के थ्रू में जाके भी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपने बातें याद रखनी है कि जो लचित बोरफुकन है उनके नाम पे, उनकी ब्रेवरी के नाम पे 42 लाख ऐसे जो है वो लिखे जा चुके हैं और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।